अस्सलाम वालेकुम एसपीएससी एस्पायरेंट्स। मैं हूं मुकद्दस अब्बासी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 15 दैट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब देखें, यहाँ तक हमने जो चैप्टर इससे पहले पढ़ा था दैट वाज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें चार्जेस को ही स्टडी कर रहे थे बट दोज चार्जेस वर एट रेस्ट। लेकिन यही चार्जेस जब मूव करने लग जाए तो फिर डायनामिक्स में आ जाती हैं। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो चार्जेस को ही हम इसमें स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो चार्जेस होंगी वो मूव करेंगी। ठीक, तो जिसको हम करंट कहेंगे। तो हम इलेक्ट्रिक करंट की तरफ आते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है जब चार्जेस मूव करना स्टार्ट करने लगे तो फिर उसे हम करंट तो करंट जनरेट होता है। जैसे मोशन ऑफ एनी चार्ज मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। और करंट जो होता है वो यूजुअली ये जो चार्जेस होंगी यूजुअली ये नेगेटिव चार्जेस होंगी। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से ही इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जनरेट होता है। इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका यूनिट जो है वो एम्पियर होता है। अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो फिर करंट को आई से रिप्रेजेंट करेंगे। इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, तो क्यू अपॉन टी से इसको लिखेंगे। दिस इज़ द फॉर्मूला दैट वी विल बी यूजिंग व्हाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। तो ये जो क्यू है दैट इज़ चार्ज, इसका यूनिट होता है कूलम और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो करंट का यूनिट क्या बना, कूलम पर सेकंड, और जिसको हम एम्पियर से लिखते हैं। एम्पियर को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाएगा। सो दिस इज़ द सिंपल जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। एक बात और याद रखिए कि करंट एक ना टेंसर क्वांटिटी है। नाउ व्हाट इज टेंसर क्वांटिटी? एक होती है वेक्टर क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड भी हो, उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और एक होती है स्केलर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन उसकी मेजरमेंट के दौरान डायरेक्शन का कोई कंसेप्ट नहीं होता। एक इनके बीच में एक क्वांटिटी आती है दैट इज टेंसर, जो कि ना तो वेक्टर होती है ना ही स्केलर होती है। तो करंट जो है ना वो टेंसर क्वांटिटी है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन तो है लेकिन ये ना वेक्टर एडिशन के लॉ को ओबे नहीं करता, यानी पूरी तरीके से ये वेक्टर नहीं है, इस वजह से हम इसको टेंसर क्वांटिटी कह रहे हैं। अब देखें, एक बात और याद रखें कि इलेक्ट्रॉन्स अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो करंट की जो डायरेक्शन होगी वो ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, यानी करंट की डायरेक्शन जो होगी वो लेफ्ट साइड पर हो जाएगी। ठीक है, दिस इज द करंट डायरेक्शन। ठीक है, आई से रिप्रेजेंट करेंगे। खैर, अब आते करंट जो होता है वो दो तरह का हो सकता है। एक ये कि अगर करंट जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ मूव कर रहा है तो वो इलेक्ट्रॉनिक करंट होगा। और अगर करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ मूव कर रहा है तो वो कन्वेंशनल करंट होगा। ठीक है, हम कन्वेंशनल करंट को ही ज़्यादातर डिस्कस करेंगे। अब टाइप्स ऑफ करंट पर आते हैं तो दो तरह के करंट होते हैं, एसी करंट एंड डीसी करंट। ये डिपेंड करता है डायरेक्शन पे। लुक एट दिस ग्राफ। इस ग्राफ में देखिए कि करंट जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रहा, एक ही फ्लो के साथ चल रहा है। तो जब भी वन डायरेक्शनल करंट फ्लो हो रहा हो तो उसे हम डायरेक्ट करंट कहते हैं। बैटरी में यूजुअली डायरेक्ट करंट का यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, तो वहीं से डायरेक्ट करंट मिलता है। और डायरेक्ट करंट जो होता है वो लॉन्ग डिस्टेंसेस तक नहीं चल सकता क्योंकि उसमें एनर्जी का लॉस बहुत हो जाता है। जबकि अल्टरनेटिंग करंट इसके ऑपोजिट देखिए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देता है, फिर थोड़ी देर के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो इसमें पीरियोडिकली डायरेक्शन रिवर्स होती चली जाएगी। ठीक है, और ये जो करंट है मोस्ट पावर स्टेशंस में से हमें मिलता है। पावर स्टेशन से ये जो करंट मिलता है हर 1/50 सेकेंड्स बाद अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा। इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होगी। ठीक है, और ये लॉन्ग डिस्टेंसेस तक मूव कर सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी। सो दिस वाज द सिंपल इंट्रोडक्शन अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। अब आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ। पोटेंशियल डिफरेंस जो है, देखिए बैटरी के अंदर दो टर्मिनल होते हैं, जहाँ पर भी दो टर्मिनल होंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो दोनों की एनर्जी में डिफरेंस होता है। ठीक है, इसका पोटेंशियल कुछ है और इसका पोटेंशियल कुछ है। तो अगर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव कर रहा है तो यहाँ पर इसकी पोटेंशियल कुछ था, नेगेटिव टर्मिनल पर आकर इसकी एनर्जी में चेंज आ जाता है, या गेन करेगा या लूज करेगा। हमने पढ़ा था ना, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आता है इलेक्ट्रॉन तो वो एनर्जी को गेन करता है। तो इस तरीके से जब भी चार्जेस मूव करेंगी पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव तो ऐसा होगा कि उनकी एनर्जी में डिफरेंस आ जाता है। क्योंकि यहाँ इन दोनों का वोल्टेज भी तो डिफरेंट है। ठीक है, तो इन दोनों के वोल्टेज का डिफरेंस होना इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, यानी डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल ऑफ द टू टर्मिनल्स। इन दोनों टर्मिनल्स में पोटेंशियल के डिफरेंस को हम कह रहे हैं। ठीक है, डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन इज के डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट चार्ज कैरियर्स हैव बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ फील्ड। यानी ये जो चार्ज कैरियर है अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ या कहीं से भी मूव करे
है तो दोनों पॉइंट के एनर्जी में जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और अगर मैथमेटिकल फॉर्म में कहें तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि पोटेंशियल डिफरेंस इज एक्चुअली वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन का यूनिट होता है जूल और कूलम, सॉरी, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, तो इसका यूनिट होगा जूल पर कूलम, जिसको हम वोल्ट भी कहते हैं। ये इंटर कन्वर्जन याद रखें, एमसीक्यूज में आ जाता है कि वोल्ट इज इक्वल्स टू जूल पर कूलम वगैरह। अच्छा, ये जो वोल्ट है ना, ये वोल्ट क्या नाम है, ना सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है, मैंने आपको इससे पहले चैप्टर में बताया था, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए भी यूज़ हो रहा होता है, ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है उसके लिए भी अप्लाई हो रहा होता है। तो हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को भी एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम ईएमएफ से भी लिख सकते हैं, एक्चुअली यहाँ पर गौर करें कि जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वो अपने हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। ये स्पॉन्टेनियसली हो सकता है, हायर से लो, हर चीज़ जो होती है वो हाई से लो की तरफ ही मूव करती है। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को लो से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करवाओगे तो उस पर कुछ वर्क डन करना पड़ता है, उस वर्क डन को हम कहते हैं ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव द चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, यानी उलट वर्क कर रहे हैं, लोअर से हायर की तरफ जाएंगे बैटरी के, तो ये कहलाएगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का फॉर्मूला अगेन वही है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और इसका यूनिट भी इसी वजह से सेम रहता है, वोल्ट। लेकिन वोल्ट एसआई यूनिट में है। अगर हम इसको सीजीएस सिस्टम में लिखेंगे, सीजीएस सिस्टम में क्या होगा कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। वर्क का यूनिट सीजीएस सिस्टम में होता है अर्ज, और जो चार्ज का जो भी यूनिट है, कूलम भी रख लें तो भी इसको, इस यूनिट को हम कहते हैं स्टेट वोल्ट। तो वोल्ट एसआई सिस्टम में है और सीजीएस सिस्टम में ईएमएफ का जो यूनिट होगा दैट वुड बी स्टेट वोल्ट। अच्छा, एक और बात याद रखें कि जो डीसी करंट होता है ना, यहाँ बॉक्सेस में जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है ये भी कभी आ जाती है, ये जो डीसी वोल्ट होता है ये मोर डेंजरस होता है। अगर एसी के बराबर इसका मैग्नीट्यूड है ना करंट का, तो सबसे ज़्यादा डेंजरस डीसी होगा, और इसकी प्रोडक्शन भी एक्सपेंसिव होती है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ ओहम्स लॉ। ओहम जो है साइंटिस्ट ने 1826 में एक लॉ दिया था जिसमें इन्होंने एक रिलेशनशिप बताया था बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। इन्होंने कहा था कि करंट जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है वोल्टेज पर। अगर वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट भी इंक्रीज़ हो जाएगा, वोल्टेज डिक्रीज़ करने से करंट भी डिक्रीज़ हो जाता है। इस जो प्रोपोर्शनलिटी को अगर हम हटाएंगे तो यहाँ पर कांस्टेंट अप्लाई हो जाएगा, दैट इज के एंड वी। नाउ दिस के इज द रेजिस्टेंस, सॉरी, कंडक्टेंस। इस के को कहते हैं कंडक्टेंस, यानी एबिलिटी ऑफ द कंडक्टर टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो किसी भी कंडक्टर की इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की काबिलियत को हम कहते हैं कंडक्टेंस, ठीक है। अब ये जो के है इसका यूनिट होता है मोहो, MHO। ये पुराना यूनिट है, अब जो है साइमन भी यूज़ होता है, साइमन। तो ये दोनों यूनिट कंडक्टेंस के ही हैं, ठीक है। अब मोहो को इस तरीके से शो किया जाता है, दिस इज द सिंबल यूज्ड फॉर कंडक्टेंस। ये जो कंडक्टेंस है इट इज़ द रिवर्सल ऑफ द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कहते हैं कि करंट में रुकावट आए, करंट इजीली फ्लो ना कर पाए, उसमें जो रुकावट आती है उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो अगर ये ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस तो कंडक्टेंस कम हो जाएगी, इस वजह से कंडक्टेंस को कहते हैं इट इज़ द रिवर्सल ऑफ द रेजिस्टेंस। तो जैसे कि के जो है वो रिवर्सल है रेजिस्टेंस का, और ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई इज इक्वल्स टू के एंड वी। तो के की जगह पर अगर हम इसका रिवर्सल रख देते हैं दैट इज़ 1/r, तो ये v ऊपर आ गया, आई इज इक्वल्स टू v/r। सो दिस इज ऑल्सो ओहम्स लॉ। और यहाँ से हमें वोल्टेज की भी फॉर्मूला, हम वोल्टेज का फॉर्मूला भी हम ड्राइव कर सकते हैं, v इज इक्वल्स टू IR। सो दीज आर द टू फॉर्मूलाज दैट वी विल बी यूजिंग वाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स, ठीक। अच्छा, ओहम्स लॉ में अगर हम इसकी प्लॉटिंग करें ग्राफ्स के ऊपर, करंट यहाँ रख देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं हम वोल्टेज को, तो एक स्ट्रेट लाइन जो होगी वो ड्रा होगी क्योंकि एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। लेकिन याद रखें कि ओहम्स लॉ भी हर जगह वैलिड नहीं रहता, टेम्परेचर, डेंसिटी, सॉरी डायमेंशन, इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। अगर ये कॉन्स्टेंट हैं तो ही वैलिड रहता है ये ओहम्स लॉ। तो अब इसको बुक से भी पढ़ लेते हैं। जो ओहम्स लॉ की डेफिनेशन है दैट इज करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस से करंट जो होगा वो डायरेक्टली रिलेटेड होगा, लेकिन प्रोवाइडेड क्या है कि डायमेंशन, टेम्परेचर वगैरह यानी फिजिकल स्टेट्स जो हैं वो सेम रहें। इस हिसाब से ये मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिखेंगे, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, और अगर प्रोपोर्शनैलिटी हटा दे तो के इज कॉन्स्टेंट लग जाएगा जो कि करंट रेजिस्टेंस के अपोजिट होता है, तो वी इज इक्वल्स टू IR का फॉर्मूला हमने जो है प्रूव हो जाता है, ठीक।
उसके बाद रेजिस्टेंस का यूनिट जो होगा वो, जैसे कि रेजिस्टेंस कंडक्टेंस के ऑपोजिट है। कंडक्टेंस का जो यूनिट था दैट वाज MHO, यानी मोहो, और इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो रेजिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करने के लिए इसका उलट कर देंगे, यानी OHM लिखेंगे, दैट इज ओहम, और इसको हम साइन को भी ऑपोजिट कर देंगे लाइक दिस। तो ये यूनिट होगा रेजिस्टेंस के लिए। रेजिस्टेंस को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द रेशियो ऑफ द वोल्टेज टू द करंट, क्योंकि फॉर्मूला क्या था, V इज इक्वल्स टू आई आर, तो वहाँ से हमने R को भी कर लिया, डिराइव कर लिया, तो V अपॉन I बना। V यानी वोल्टेज, तो इसका यूनिट क्या होगा, वोल्ट होगा, ठीक है। और करंट जो है उसका यूनिट होता है एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर इज द यूनिट फॉर रेजिस्टेंस, जिसको हम ओहम भी कहते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व न्यूमेरिकल्स वगैरह में इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। ओम्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस हैं, वो लिमिटेशंस भी एक नज़र देख लीजिएगा, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं लगी कि ये मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट्स के लिए वैलिड नहीं रहता। उसके अलावा टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना पड़ता है, और हीट जो प्रोड्यूस होती है उसको जूल्स हीट लॉ से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो है सर्किट्स के लिए, इन नेटवर्क सर्किट्स के लिए ये अप्लाई नहीं होता। तो ये कुछ इसकी लिमिटेशंस थी। अब न्यूमेरिकल पर आते हैं। ये लिमिटेशंस मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगी, न्यूमेरिकल्स पर आते हैं। हाउ मच वोल्टेज विल बी ड्रॉप अक्रॉस अ 50 किलो ओहम रेजिस्टेंस हुज करंट इज 300 माइक्रो एम्पियर। तो दिस इज़ द फॉर्मूला, दिस इज़ द डेटा। इसमें वोल्टेज जो है वो हमसे पूछा जा रहा है, पहले डेटा बना लेते हैं इसका। वोल्टेज हमसे पूछा जा रहा है, एक हमें करंट गिवन है और दूसरा हमें रेजिस्टेंस गिवन है, ठीक है। करंट कितना गिवन है, इट इज़ 50 किलो ओम 50 किलो ओम रेजिस्टेंस है और 300 माइक्रो एम्पियर करंट है। रेजिस्टेंस वाज 50 ओम एंड करंट वाज 300 माइक्रो। माइक्रो मीन्स 10 पावर -6, और जो रेजिस्टेंस था इट वाज किलो ओम, तो किलो का मतलब है 10 पावर 3। अब ये डेटा बना लिया। इन चीज़ों का ख्याल रखा करें कि किलो हो, माइक्रो हो, मिली हो, तो इनको फ़ौरन से कन्वर्ट कर लिया करें, ठीक है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, V इज़ इक्वल्स टू आई आर। करंट जो है वो 300 इंटू 10 पावर -6 हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर देना है 50 इंटू 10 पावर 3 से। अब ये जो -6 है, इसमें से अगर हम 3 को माइनस कर दें तो बचेगा -3, ठीक है। ये हिस्सा कैंसिल हुआ, -3 बचा। और अगर हम देखें कि ज़ीरो कितने कैंसिल हो रहे हैं, 3 ज़ीरो हैं, ये 3 ज़ीरो -3 से कैंसिल हो गए। बाकी 3 एंड 5 बचे, इनको मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर विल बी 15 वोल्ट, ठीक है। क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी सॉल्व करना सीख लें। मैथमेटिक्स भी आपको आनी चाहिए, टेबल्स वगैरह भी याद होनी चाहिए, ताकि जल्दी से आप सॉल्व कर सकें, टाइम बचा सकें अपना। नेक्स्ट टॉपिक में रेजिस्टेंस की डेफिनेशन है, वही सेम होगी कि भाई करंट रेशो, रेजिस्टेंस इज द रेशो ऑफ द वोल्टेज अप्लाइड टू द करंट। इन दोनों का रेशो होता है रेजिस्टेंस, और इसका यूनिट जो है वोल्ट पर एम्पियर है, जिसको हम ओहम भी कहते हैं। ओके, उसके बाद है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का एक और फॉर्मूला है, ये याद रख लें, इससे हमें फैक्टर्स का पता चलता है कि रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो रेजिस्टिविटी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, वो भी डायरेक्टली। रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है। अब रेजिस्टिविटी क्या है मैं आपको बताती हूँ। लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे भी डिपेंड करता है, लेंथ ज़्यादा हुई तो रेजिस्टेंस ज़्यादा। इसी तरीके से एरिया से इन्वर्सली रिलेटेड है, एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो ये यहाँ से ना आप रिलेशनशिप्स याद रख लें, इन तीनों चीज़ों पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। अब आते हैं रेजिस्टिविटी पर। रेजिस्टिविटी को रो से शो किया जाता है, ये साइन यूज़ हुआ हुआ है यहाँ पे, ठीक है। रेजिस्टिविटी को रो से शो करते हैं। अब रेजिस्टिविटी है क्या, इट इज़ द मेजरमेंट, क्वालिटेटिव मेजरमेंट ऑफ मटेरियल्स एबिलिटी टू रेजिस्ट फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट, यानी कितनी जो है कितनी काबिलियत है एक मटेरियल की करंट को रेजिस्ट करने की, करंट को रोकने की काबिलियत को हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो जितनी ज़्यादा ये काबिलियत होगी उतना ज़्यादा इसका रेजिस्टेंस पावर होगा, ठीक है। उसके अलावा रेजिस्टेंस जो है ना वो टेम्परेचर के साथ इन्वर्सली नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर शायद गलती से इन्होंने लिख दिया डायरेक्टली रिलेटेड होता है, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर को हम इंक्रीज़ करते हैं तो रैंडम मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज़ होती है, एज अ रिजल्ट रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट इस तरीके से किया जाता है, दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन यूज्ड फॉर रेजिस्टर, ठीक। अब आते हैं यूजेस ऑफ रेजिस्टेंस पर। तो आप जैसे टीवी रिमोट वगैरह हम यूज़ जो करते हैं, अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज़ करते हैं,
या डिक्रीज़ करते हैं, तो ये एक्चुअली हम रेजिस्टेंस की रेजिस्टिविटी को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस पावर को हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर रहे होते हैं। तो कह रहा है कि अगर आप वॉल्यूम को डाउन कर रहे हो तो आवाज़ कम आने लगती है ना। वॉल्यूम को डाउन करने का मतलब है कि आप रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हो, टर्निंग अप द रेजिस्टेंस। क्या होगा कि रेजिस्टेंस जब बढ़ेगा तो करंट जो होगा वो कम पहुंचेगा, इस हिसाब से लाउड से ना आवाज़ भी कम आती है। तो ये इसी वजह से होता है, क्योंकि ये भी यूज़ जो है वो रेजिस्टेंस का ही है। और भी ऐसे काफ़ी सारी जगहों पर जहाँ पर भी अप एंड डाउन का यूज़ होता है वहाँ रेजिस्टेंस को यूज़ कर रहे होते हैं। अब इसकी कम्बिनेशन पर आते हैं, सीरीज़ एंड पैरेलल कम्बिनेशन। अब जैसे कैपेसिटर के अंदर हमने कैपेसिटर को कंबाइन किया था, यहाँ पर हम रेजिस्टर्स को कंबाइन करते हैं। कंबाइन करने का मकसद क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस हम चाह रहे हैं वो हमें मिल जाए। जैसे अगर यहाँ पर भी मैं एग्जांपल दूं कि एक 3 ओम का रेजिस्टर है, एक जो है वो 5 का है। हमें अगर 5 से ज़्यादा चाहिए तो हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, ठीक है, कंबाइन करेंगे। 5 से ज़्यादा चाहिए तो फिर यानी रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए तो इनको सीरीज़ कम्बिनेशन करवाएंगे इनकी। और अगर 3 से भी कम चाहिए यानी इन दोनों के इंडिविजुअल से भी कम चाहिए हमें, तो हम पैरेलल कम्बिनेशन करवाएंगे इनकी, ठीक है। ये ऑपोजिट है कैपेसिटर की कम्बिनेशन से। कैपेसिटर की कम्बिनेशन के दौरान अगर हमें इंडिविजुअल से ज़्यादा रिजल्ट चाहिए तो हम पैरेलल कम्बिनेशन करवाते हैं। यहाँ पर इसका ऑपोजिटली सीरीज़ कम्बिनेशन। सीरीज़ कम्बिनेशन में क्या होगा कि जब आप इसके डायग्राम को देखेंगे तो आपको एक ही पाथ नज़र आएगा करंट के फ्लो के लिए। यहाँ पर देखें कि बैटरी से अगर एक पाथ जा रहा है तो पूरा का पूरा वही मूव करता हुआ आ रहा है, ठीक है। ऐसी कम्बिनेशन को हम सीरीज़ कम्बिनेशन कहेंगे। तो इसमें डेफिनेशन में भी देख लें, सच दैट देयर इज़ ओनली वन पाथ फॉर द करंट टू फ्लो, देन द कम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज़ कम्बिनेशन। लेकिन यहाँ पर यह है कि वोल्टेज जो इस रेजिस्टर को मिला है वो वोल्टेज दूसरे को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसने कुछ यूज़ किया और फिर जो है ना एक से होता हुआ जाएगा ना तो वोल्टेज ड्रॉप होगा यहाँ पर, और तीसरे के पास उससे भी थोड़ा सा कम वोल्टेज पहुँचेगा। करंट सेम रहेगा लेकिन वोल्टेज ड्रॉप होता जाएगा, ठीक। और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो इनके इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज़्यादा आएगा। ये न्यूमेरिकल करेंगे तो उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, लेकिन बस डायग्राम देख लें, जब एक ही पाथ हो करंट के फ्लो के लिए तो उसे हम सीरीज़ कम्बिनेशन कहते हैं। और ये तब यूज़ होती है जब इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से हमें ज़्यादा रेजिस्टेंस वाला रेजिस्टर चाहिए होता है, ठीक है। एडवांटेजेस इसके ये हैं कि इसमें ना एक दफ़ा बटन ऑन करने से जितनी भी लाइटिंग्स उसके साथ कनेक्ट होंगी वो एट अ टाइम ऑन या ऑफ हो सकती हैं, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ बल्ब्स या लाइट्स जो होती हैं वो सेम टाइम पर ऑन ऑफ हो सकती हैं। और ये सेफ़ रहता है क्योंकि इसमें लेस करंट फ्लो करता है और इसको टर्न ऑन या टर्न ऑफ करना ईजियर रहता है। डिसएडवांटेजेस में ये है कि अगर हमें कोई सिंगल एप्लियंस यूज़ करनी होगी ना तो हम उसको टर्न ऑफ या टर्न ऑफ ऑन नहीं कर सकते, क्योंकि एक दफ़ा ऑन करने से सारी की सारी लाइट्स ऑन होती हैं या ऑफ होती हैं, सेपरेटली हम किसी को ऑन ऑफ नहीं कर सकते। दूसरा ये डिसएडवांटेज है कि अगर कोई एक जो है कंपोनेंट इसका फ्यूज्ड हो जाए यानी ऑपरेट करना बंद कर दे तो फिर बाकी के कंपोनेंट भी इसके वर्क नहीं करेंगे। और इसके अलावा सारे जो कंपोनेंट होते हैं उनको सेम वोल्टेज नहीं पहुंचता, इस वजह से इसका ये भी डिसएडवांटेज है। अब इस न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। इस न्यूमेरिकल में 3 रेजिस्टर्स को कंबाइन किया जाता है जिनकी रेजिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट इनकी रेजिस्टेंस गिवन है, ठीक है। 100, 400 एंड 200। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें करंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। और वोल्टेज कितना गिवन है, 7 वोल्ट। तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं। अब इस न्यूमेरिकल में हमारे पास एक जो रेजिस्टर है उसकी रेजिस्टेंस है 100, दूसरे रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस है 400 और तीसरे रेजिस्टेंस की है 200। जो वोल्टेज गिवन है दैट इज 7 वोल्ट। हमसे पूछा क्या जा रहा है, करंट पूछा जा रहा है। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, V/R। दिस इज फॉर्मूला यूज्ड फॉर करंट। तो वोल्टेज तो गिवन है लेकिन ओवरऑल रेजिस्टेंस गिवन नहीं है। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हम इन सबको सम अप कर देंगे, इन तीनों को। तो इनका सम अप जो है वो 700 आएगा, ठीक है। तो वोल्टेज जो है वो 7 वोल्ट है और टोटल रेजिस्टेंस जो है दैट इज 700, 1/100 यानी 0.01 वोल्टेज जो है इसका आएगा। सॉरी वोल्टेज नहीं, एम्पियर करंट। तो इस तरीके से करंट जो है वो 0.01 है। हम इंडिविजुअल करंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे इन्होंने फर्दर इसको सॉल्व किया हुआ है ना, ऐसे इंडिविजुअल करंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। 100 जो है करंट है अगर और 7 वोल्टेज है तो 7/100 करके हम करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर दूसरे रेजिस्टेंस के लिए भी करंट फाइंड आउट कर सकते हैं, इस तरीके से थर्ड वन के लिए भी। अब आते हैं पैरेलल कम्बिनेशन के लिए। पैरेलल कम्बिनेशन तब होगी जब हमें
इंडिविजुअल रेजिस्टर के रेजिस्टेंस से कम रेजिस्टेंस चाहिए होगा, ठीक है। और हमें कैसे पता चलेगा कि एक रेजिस्टर जो है वो सीरीज़ में कंबाइन हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं, इसमें इंडिविजुअल रेजिस्टेंस जो है उनके अलग अलग पाथ नज़र आ रहे हैं। देखिए जब सिंगल पाथ ना हो, देखिए करंट की फ्लो के लिए ये भी पाथ है, ये भी पाथ है और ये भी पाथ है, 3 डिफरेंट पाथ्स हैं करंट के लिए। तो जब मल्टीपल पाथ हो फॉर द करंट टू फ्लो इन अ सर्किट, देन इट इज सेड टू बी पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक। और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे दैट इज़ दिस वन, यानी रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस यूज़ होगा। तो ये न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, लेकिन ये न्यूमेरिकल जो है ना लेंथी गिवन है। एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके की न्यूमेरिकल्स नहीं आती। डायरेक्ट पूछा जाता है कि ओवरऑल रेजिस्टेंस बताओ, या डायरेक्टली वोल्टेज पूछा जाता है, तो हम उसको यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। एडवांटेजेस पर आए तो एडवांटेजेस ये हैं कि हम इसको इंडिविजुअली टर्न ऑन या टर्न ऑफ कर सकते हैं, ठीक। उसके अलावा जो वोल्टेज जो है इसका वो उतना ही होगा जितना पावर सप्लाई लाइन का होगा, यानी ड्रॉप नहीं होता इसका। और अगर एक इसकी कोई कंपोनेंट वर्क करना छोड़ दे तो इसके वजह से पूरा का पूरा जो है ख़राब नहीं होगा, वो फंक्शन करना कंटिन्यू करेगा। डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज ये है कि इसमें ना करंट हाई फ्लो करता है, इस वजह से ये इतना ज़्यादा सेफ नहीं रहता। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिकल पावर एंड जॉल्स लॉ। इलेक्ट्रिकल पावर किसको कहते हैं कि जब भी करंट जो होगा वो फ्लो करता है, जो वर्क डन होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में पर यूनिट टाइम, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल पावर, यानी वर्क डन पर यूनिट टाइम। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि एनर्जी जो कि ट्रांसफ़र हुई पर यूनिट टाइम, तो उसे हम कहते हैं पावर। जितना ज़्यादा पावर होगा उतना पर यूनिट टाइम एनर्जी ज़्यादा जो है वो ट्रांसफ़र हो रही होगी, या फिर उतना ज़्यादा वर्क डन हो रहा होगा, ठीक है। तो उसे हम इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं। लेकिन जॉल्स ने हमें बताया कि जब भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, दिस इज सपोज दिस इज़ अ कंडक्टर, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो ये टकराते हैं एक दूसरे से भी और कंडक्टर के वॉल से भी, ठीक है। कंडक्टर के वॉल से जब ये टकराते हैं तो इनकी स्पीड में थोड़ी कमी आई, यानी रेजिस्टेंस क्रिएट होता रहता है, ठीक। जब ये मूव करते हैं तो जब ये कोलाइड करेंगे तो कुछ एनर्जी डिसिपेट भी होती है इनकी। जब इनकी एनर्जी डिसिपेट होती है वो हीट की फॉर्म में डिसिपेट होती है, तो इनके पावर में कमी आ जाती है, और इस कमी को हम कहते हैं पावर डिसिपेशन। पावर डिसिपेशन जो है is the heat that is dissipated, rate at which the heat is dissipated is called power dissipation। और पावर डिसिपेशन को हम P से डिनोट करते हैं, यूनिट इसका वाट है, और इसके 3 तरह के फॉर्मूलाज हैं, तीनों एक जैसे ही हैं तकरीबन, कि P इज़ इक्वल्स टू आई वी। और दूसरा फार्मूला जो हम यूज़ करेंगे, इसको सॉल्व करें, v जो होता है वो i अपॉन आर के इक्वल होता है, तो आई स्क्वायर आर जो है वो भी पावर डिसिपेशन का फार्मूला है, और v स्क्वायर अपॉन आर, ये तीनों फार्मूलाज हम यूज़ कर सकते हैं फॉर पावर डिसिपेशन, ठीक है। यहाँ पर जूल्स ने जो ला दिया था, जूल्स ने हमें बताया कि वो जो हीट डिसिपेट हो रही है उसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं अगर हमें करंट और रेजिस्टेंस पता है तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो ये जो फार्मूला है, इस फार्मूला के थ्रू वो जो हीट डिसिपेट होती है उसको कैलकुलेट किया जा सकता है, दैट इज़ आई स्क्वायर आर टी। अगर करंट रेजिस्टेंस पर यूनिट टाइम हमें पता हो, टाइम के साथ हमें पता हो, तो हम वो हीट जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि नेक्स्ट न्यूमेरिकल में गिवन है कि 100 जूल्स ऑफ हीट इज़ प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड इन 4 ओहम रेजिस्टेंस। यहाँ पर जो हीट गिवन है दैट इज़ 100 ओहम, इतनी हीट जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, और ओहम नहीं होगा, जॉल्स होगा। और जो रेजिस्टेंस गिवन है दैट इज़ 4 ओहम, और पर सेकंड प्रोड्यूस हो रही है, यानी टाइम जो है वो 1 सेकंड है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में हमसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जा रहा है अक्रॉस द रेजिस्टर। अब फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, H इज इक्वल्स टू आई आर स्क्वायर टी, आई थिंक आई स्क्वायर आर टी है, सॉरी इट इज़ आई स्क्वायर आर टी। तो अब करंट को स्क्वायर कर लेंगे, करंट इज़, अच्छा करंट हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, करंट हमसे पूछा जा रहा है, तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनेगा H अपॉन आर टी, लेकिन इसका भी अंडर रूट, क्योंकि करंट स्क्वायर में मौजूद है। अब हीट जो है दैट इज़ 100 जॉल, और रेजिस्टेंस इज़ 4 का टेबल 100 पे 25 टाइम लगेगा, और अंडर रूट 25 को सॉल्व करेंगे तो 5 आंसर आएगा। अब ये 5 एम्पियर इज़ द करंट, लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या चीज़ पूछी जा रही थी, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जा रहा था, ठीक है। ये 5 एम्पियर ध्यान में रखें। अब पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है V इज़ इक्वल्स टू आई आर, आई यानी करंट जो कि 5 एम्पियर आया, रेजिस्टेंस 4 था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे देन इट विल बी 20 वोल्ट,
सो आंसर इज़ 20 वोल्ट। इस तरीके से क्वेश्चंस जो है वो आ सकते हैं। आप बस फॉर्मूला की रीअरेंजिंग भी सीख लें। अब यूज़ ऑफ सर्किट कंपोनेंट्स हैं, इसमें कुछ कंपोनेंट्स के नेम लिखे हुए हैं, आपने इनके यूजेस और इनके सिंबल याद करने हैं। टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि हमें इनके यूजेस पता हों और इनके सिंबल पता हों। जैसे स्विच और की है, स्विच की को रिप्रेजेंट इस सिंबल से करते हैं, ये सिंबल जहन में रख लें कि दिस इज़ यूज फॉर स्विचेज और कीज़। अब ये होते क्या है, स्विचेस या कीज़ का आपको भी जहन में होगा कि हम ये इसलिए यूज़ करते हैं इसको ऑन या ऑफ करने के लिए। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को ऑन या ऑफ करने के लिए हम जो बटन यूज़ कर रहे होते हैं एक्चुअली वो स्विच होती है या फिर की होती है, ठीक है। रेजिस्टर क्या होता है, रेजिस्टर को रिप्रेजेंट इस सिंबल से किया जाता है और एक्चुअली ये इस तरीके का होता है, ठीक है। सिंबल जहन में लाजमी रख लीजिए। तो रेजिस्टर क्या होता है, ये भी एक तरह का इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो कि करंट को रोकेगा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा, यानी कि करंट को फ्लो होने से रोके, वो रेजिस्टर होता है, ठीक। बैटरी पर आए तो बैटरी को इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। बैटरी का काम क्या होता है कि ये स्टोर करती है पहले केमिकल एनर्जी को और फिर उस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो इट इज़ यूज टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर ट्रांसड्यूसर पर आते हैं, तो ट्रांसड्यूसर जो है वो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो कि एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे माइक्रोफोन होते हैं वो साउंड एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये रहा माइक्रोफोन, ये देखिए साउंड हम जो बात कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, वो साउंड वेव्स को कन्वर्ट कर रहा होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। तो दिस इज ट्रांसड्यूसर। फिर आते हैं एलडीआर्स। एलडीआर्स की फुल फॉर्म है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर्स। ये एक तरह के रेजिस्टर्स ही हैं, यही रेजिस्टर्स ही हैं, लेकिन ये डिपेंड किस पे करते हैं, लाइट पे डिपेंड करते हैं। और ये रेजिस्टर टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होते हैं। जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं उनको हम थर्मिस्टर कहते हैं। सो दीज आर थर्मली सेंसिटिव रेजिस्टर्स, यानी ये भी एक तरह से रेजिस्टेंस ही प्रोड्यूस करेंगे। थर्मिस्टर को इस सिंबल से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है और एलडीआर्स को ये सिंबल जो है वो एलडीआर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। तो इन सिंबल्स को जहन में रखें, इनका यूजेस जहन में रखें। फिर आता है रिले। रिले का भी यही काम है कि ना ऑन या ऑफ करने के लिए यूज़ होता है सर्किट को, इलेक्ट्रॉनिकली एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकली। उसके बाद ना कुछ इंस्ट्रूमेंट गिवन है, गैल्वानोमीटर, एमीटर एंड वोल्ट मीटर। मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर भी एक तरह का इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है। अब इसका काम क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को ये डिटेक्ट कर लेगा, ठीक। थोड़ा सा भी अमाउंट करंट का अगर फ्लो करता है, इवन मिली एम्पियर्स में, माइक्रो एम्पियर्स में भी करंट फ्लो करे तो इसकी जो नीडल होती है वो डिफ्लेक्ट कर जाती है या पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। इससे पता चलता है कि करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। अब ये जो है मैग्नेटिक डायपोल टॉर्क के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। उसके बाद आते हैं एमीटर पर। तो एमीटर इससे भी कम करंट अगर फ्लो करे तो मतलब माइक्रो एम्पियर से भी कम अगर करंट फ्लो करे तो उनको और ज़्यादा एक्यूरेटली ये मेजर कर सकता है। सो इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। ये एक्चुअली मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर की ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है। जब आप गैल्वानोमीटर के साथ एक रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल कंबाइन करते हो, कनेक्ट करते हो, लेकिन वो रेजिस्टेंस लो शंट रेजिस्टेंस होना चाहिए, यानी बिल्कुल ही उसकी जो रेजिस्टिविटी होगी वो बिल्कुल ही लो होगी। तो लो शंट रेजिस्टेंस अगर हम इसके साथ पैरेलल अटैच कर दें, कनेक्ट कर दें, तो फिर वो गैल्वानोमीटर एमीटर बन जाता है। वोल्ट मीटर पर आए तो वोल्ट मीटर भी एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन ये जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। अब ये भी गैल्वानोमीटर से ही बनाया जाता है जब हम इसके साथ हाई रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं इन सीरीज। तो डिफरेंस देखें, एमीटर में हमने गैल्वानोमीटर के साथ हमने लो रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया है, जबकि वोल्ट मीटर के बनाने के लिए हमने इसको हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करवाया है। और हाई रेजिस्टेंस हमने सीरीज में कनेक्ट किया है, जबकि लो रेजिस्टेंस जो हमने वो पैरेलल कनेक्ट किया है। तो ये जो 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनको पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पर जो 3 टाइप्स ऑफ वायर्स गिवन है, ग्राउंड वायर, अर्थ वायर, ये एक ही वायर है, और दूसरी है न्यूट्रल वायर एंड अनदर इज लाइव वायर। इन तीनों को भी इनकी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए कि ये हैं क्या और यूज़ कैसे क्यों होती हैं। तो ग्राउंड वायर जो है, या फिर जिसको हम अर्थ वायर भी कहते हैं, इसमें से करंट फ्लो नहीं करता, ये जस्ट एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करती है कि लेट सपोज अगर न्यूट्रल वायर ख़राब हो जाती है, उसमें से करंट पास नहीं हो पा रहा, तो फिर जो करंट है वो ग्राउंड वायर से पास होता है। इसमें इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो वेरी लो होता है, तो ईजिली करंट इसमें से पास हो जाता है। तो ये जस्ट अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करती है, वो भी तब जब कोई फॉल्टी कंडीशन हो, वरना इसमें से करंट पास नहीं होता। जो 2 वायर्स जिनसे करंट पास होता है वो एक्चुअली लाइव वायर होती है और न्यूट्रल वायर होती हैं। न्यूट्रल वायर को डायरेक्टली अर्थ से ग्राउंड किया जाता है, तो जो है ना ये वोल्टेज को कांस्टेंट रखती है। और लाइव वायर जो होती है इसका पोटेंशियल हाई होता है और इसको डायरेक्टली बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है। लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के अंदर जो डिफरेंस होता है वोल्टेज का, इट इज़ ऑलमोस्ट 220 वोल्ट्स, ठीक।
अगर कोई पर्सन जो है ना वो लाइव वायर को पकड़ ले तो वो उसके लिए डेंजरस हो सकता है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के हज़ार्ड्स गिवन है कि क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। तो भाई इलेक्ट्रिसिटी से नुकसानात तब होते हैं जब जो इंसुलेशन कवरिंग होती है ना, हर तार के ऊपर से कवरिंग हुई हुई होती है, अगर वो कवरिंग कहीं से डैमेज हो जाती है तो फिर हज़ार्ड्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के करंट वगैरह, शॉक लग जाना, और केबल्स की ओवर हीटिंग भी हो जाती है, इस वजह से भी इलेक्ट्रिसिटी के रिस्क होते हैं। डैम्प कंडीशन, बारिशों वगैरह में भी मना करते हैं कि आप जो एकदम से वायर्स वगैरह को टच ना करें। ठीक है, अब जो मतलब ये सिचुएशंस हैं, डेंजर्स हैं, उनसे बचने के लिए ब्रेकर्स का यूज़ किया जाता है, फ्यूजेस एंड ब्रेकर्स का, कि अचानक से अगर कोई फॉल्ट हो जाए तो ये यूज़ किए जाते हैं, मतलब ये डैमेज को रोक देंगे, क्योंकि जो ओवर हीटिंग की वजह से डैमेज होना होता है ना, उससे ये एकदम से सर्किट को कर देते हैं ब्रेक, फर्दर करंट फ्लो होना बंद हो जाता है। ठीक है, लास्ट में जो है इलेक्ट्रिक करंट के कुछ इफेक्ट्स लिखे हुए हैं, यहाँ से वैल्यूज़ और उनके इफेक्ट्स याद कर लें कि अगर करंट 0.001 एम्पियर तक लगे तो वो जस्ट फील होता है, और अगर करंट 0.005 एम्पियर तक लगे तो वो पेनफुल हो सकता है फॉर द ह्यूमन बॉडी। 0.01 एम्पियर का करंट जो है वो मसल्स के अंदर इनवॉलंटरी कंडीशंस, कॉन्ट्रैक्शंस ले आता है, और अगर इससे भी ज़्यादा बढ़ जाए यानी 0.015 एम्पियर का करंट हो तो मसल्स के ऊपर पूरा कंट्रोल जो होता है वो हम खो देते हैं। लास्ट में 0.07 एम्पियर अगर करंट जो है वो पास हो जाए तो फिर ये फेटल हो सकता है, यानी मौतमार है। अब इनके एमसीक्यूज को सॉल्व कर लेते हैं इस चैप्टर के। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल, जब भी इलेक्ट्रॉन्स लो से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे तो वो एनर्जी को गेन करेंगे। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट एन एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन, इट विल बी पैरेलल कनेक्ट किया जाता है। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन, देखिए रेजिस्टेंस 3 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा था, हमने पढ़ा था ना, रेजिस्टिविटी पर, लेंथ पर और एरिया पर जो है डिपेंड कर रहा था। इन 3 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा था, तो एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पर डेंसिटी गिवन है, तो डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। ओहम्स लॉ स्टेट्स दैट, ओहम्स लॉ की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, ओके, ओहम्स लॉ के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट को हमने फाइंड आउट करना है। रेजिस्टेंस इंक्रीजेस एज करंट इंक्रीजेस, नो, करंट जैसे कि इंक्रीज जब रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है तो करंट तो डिक्रीज हो जाता है उल्टा। रेजिस्टेंस डिक्रीजेस एज करंट इंक्रीजेस, अब ऐसा होता है कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है ना तो करंट डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। रेजिस्टेंस इंक्रीजेस वर्सेस वोल्टेज इंक्रीजेस, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो वोल्टेज कम हो जाएगा। करंट इंक्रीजेस एज वोल्टेज इंक्रीजेस, यस इट इज, कि वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, सो ऑप्शन डी। द कंडीशन व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज जीरो इज नोन एज, रेजिस्टेंस जब जीरो हो जाए और फुली तौर पे जब करंट फ्लो कर रहा हो तो उसे हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं, जिसकी वजह से नुकसानात भी हो जाते हैं क्योंकि फुली करंट फ्लो कर रहा होता है और जो रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं होती। द कंडीशन फॉर द वैलिडिटी ऑफ ओहम्स लॉ इज दैट, जो वैलिडेशन के लिए ओहम्स लॉ के लिए ज़रूरी होता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, तो ए ऑप्शन सही है। उसके बाद बी में कह रहा है कि करंट शुड बी प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, ये भी हमने पढ़ा कि ये भी चीज़ होनी चाहिए, तो बी भी सही है। रेजिस्टेंस मस्ट बी वायर वाउंड टाइप, तो ये ऑप्शन भी सही है, तो ऑप्शन डी जो होगा वो सही होगा। ओहम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू, ओहम्स लॉ सेमीकंडक्टर्स के लिए अप्लाई नहीं होता। टू रेजिस्टेंस ऑफ 6 and 12 ओहम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देयर नेट रेजिस्टेंस, अब 6 and 12 रेजिस्टेंस को आपस में कनेक्ट किया गया है और ओवरऑल रेजिस्टेंस पूछा गया है। देखिए जब ओवरऑल रेजिस्टेंस फाइंड करना हो पैरेलल कनेक्शन का तो रेसिप्रोकल एड होते हैं, यानी 1/R1 + 1/R2। वो जो दो रेजिस्टेंस थे, एक था 1/6 + 1/12, 6 and 12 की अगर आप एलसीएम लेंगे तो 12 एलसीएम आएगी, और 6 का टेबल 12 पर 2 टाइम्स एंड देन 12 टेबल 1 टाइम, 2 + 1 is 3, 3/12, 3 का टेबल 12 पर 4 टाइम, यानी 1/4 आंसर आ रहा है, लेकिन ये आंसर रेसिप्रोकल का आंसर है। अगर हमें ओवरऑल रेजिस्टेंस चाहिए तो ये ऑपोजिट रेसिप्रोकल जो है वो रिवर्स हो जाएगा, यानी 4 जो है ऊपर चला जाएगा, 1/, में आ जाएगा, तो आंसर विल बी 4। ऑप्शन सी इज करेक्ट।
द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू इट इज कॉल्ड। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो यानी करंट की को अपोज करने के लिए जो प्रॉपर्टी यूज होती है दैट इज रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो करंट कम हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पज ऑफ कनेक्टिंग अ बैटरी इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। हम बैटरी कनेक्ट क्यों करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखने के लिए करते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो यहाँ पर यह चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको पूरा चैप्टर समझ आया होगा, और अगर समझ आ जाए तो प्लीज़ मुझे मोटिवेशन के लिए आप मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी मोटिवेशन, आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से ही हमें मोटिवेशंस मिलती हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।